या इज दिस बेटर? या तो चलो चालू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज गोइंग टू बी ड्रग्स फॉर कफ एंड ब्रोंकियल अस्थमा। कंसेप्ट फर्स्ट। कफ दो टाइप के होता है, एक होता है ड्राई कफ, एक होता है वेट कफ या नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड प्रोडक्टिव कफ। कफ अच्छी चीज है, कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जिससे हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में जो भी सिक्रीशंस है, जो भी फॉरेन बॉडीज गए हैं, पार्टिकल्स गए हैं, उसको बाहर निकलने में आसानी होती है। तो कफ को रोकना इज नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया, बट कैसा है कि आपको आपका क्लिनिकल जजमेंट यूज करना है। अगर प्रोडक्टिव कफ है जिसमें बलगम निकल रहा है, कफ निकल रहा है, म्यूकस निकल रहा है, तो यू अलाउ दैट कफ टू बी देयर। एक्चुअली हम हेल्प करेंगे उस कफ को ताकि जो भी पार्टिकल्स अंदर गए हैं वो बाहर निकल जाए। पर जो ड्राई कफ होगा, जो नॉन प्रोडक्टिव कफ है, जिससे तकलीफ ज्यादा हो रही है, नींद खराब हो रही है पेशेंट की, या पेशेंट को हर्निया है, पाइल्स है, जहाँ पे प्रेशर नहीं बढ़ने देना है बॉडी के अंदर, वहां पे कफ को सप्रेस करना वुड बी लॉजिकली करेक्ट। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स। एक प्रोडक्टिव कफ के लिए जहां पे हम म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, म्यूकस को ज्यादा वाटरी करेंगे ताकि ज्यादा आसानी से वो निकल जाए। और दूसरा नॉन प्रोडक्टिव के लिए होगा मेडिसिन जो सीधा काम करेगा इधर इन द ब्रेन और एट द लंग लेवल, जिससे कफ रुक जाए। सो ये दो टाइप के मेडिकेशन होने वाले, दो डिफरेंट टाइप्स के कफ के लिए। ओके, सो इज दिस पार्ट क्लियर? यस यस Now, most often cough is going to be a viral infection, and because it's going to be a viral infection, ज्यादा म्यूकस नहीं बनने वाला, ज्यादा स्पूटम प्रोडक्शन नहीं है, तो उसको मेंटेन करके भी ज्यादा फायदा नहीं। पर अगर आपको लगे कि वायरल इन्फेक्शन के बाद पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो ऑफकोर्स एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे। पर कफ के लिए एंटीबायोटिक्स देना बेवकूफी होगा। कफ does not need any antibiotics. So with this basics in mind, let us start talking about how to manage cough. सबसे पहले हम देखेंगे ड्राई कफ के लिए क्या कर सकते हैं। ड्राई कफ का एक मेन रीजन, ओके, इज इरिटेशन ऑफ द थ्रोट एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज। इन्फ्लेमेशन हुआ होगा तो खांसी आने का चांसेस ज्यादा है, जिससे ड्राई कफ होता है। सो व्हाट वी गिव इज ईदर एक्सपेक्टोरेंट और डीमल्सेंट। एक्सपेक्टोरेंट एक ऐसा ड्रग होगा जिससे सीक्रेशंस बढ़ेंगे। अगर सीक्रेशंस ऑलरेडी है पर वो गाढ़े सीक्रेशंस है, थिक सीक्रेशन है, विस्कस सीक्रेशंस है, तो उसकी विस्कोसिटी कम करेंगे और फिर जो वाटरी सीक्रेशंस होगा वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे। दैट इज एन एक्सपेक्टोरेंट। इसमें आता है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, जो एक हम आचार करते हैं तभी कैसे कैरी के ऊपर हम नमक डालते हैं तो कैरी पानी छोड़ती है, उसी तरह से सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट ये सॉल्ट एक्शन से पानी बाहर निकालते हैं फ्रॉम द सेल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पानी बाहर निकालते हैं म्यूकस के अंदर, म्यूकस में पानी बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा आसानी से निकल जाता है। उसी तरह से हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड नाम का भी एक ड्रग हुआ करता था जो ब्रोंकियल ग्लैंड्स के सीक्रेशंस को बढ़ाता है, पर इनको आजकल कोई यूज नहीं करता क्योंकि इनके साइड इफेक्ट ज्यादा है। आजकल हमारे पास है ग्वाइफेनेसिन, वसका, वसका इज अडुल्सा एक्चुअली द आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, अदतोड़ा वसिका नाम का प्लांट से मिलता है वो, और टोलुबाल्सम। ये तीन प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट से मिलता है, ग्वाइफेनेसिन, वसका एंड टोलुबाल्सम। ये तीनों ब्रोंकियल सीक्रेशन बढ़ाते हैं और जो हमारे सेल्स होते हैं ब्रोंकाई के अंदर, उनके पास सीलिया होता है, राइट, उनके ऊपर ऐसे सीलिएटेड एपिथेलियम्स होते हैं ना, तो ये सीलिया का एक्शंस बढ़ाता है। जब सीलिया से एक झाड़ू, वो म्यूकस को साफ कर देता है। तो ये तीनों चीजें एक्चुअली काफी हेल्प की है, ग्वाइफेनेसिन, वसका एंड टोलुबाल्सम। अमोनियम सॉल्ट भी होते थे पर वो बहुत ज्यादा नोजिया वगैरह करते हैं, तो ये हम करते नहीं है यूज। ये तीन के लिए हम प्रेफरेबल है। अडुर्सा सिरप भी आता है तो वो भी काफी अच्छा है फॉर सच काइंड ऑफ कफ्स। काफी सारे कंट्रीज में, इवन इंडिया में, ये जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे क्लिनिक्स में आके हमें हमेशा नए नए ड्रग्स कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। अरे मेरी खांसी की दवाई में एंटी हिस्टामिनिक्स भी है तो उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है वगैरह वगैरह। ये सब
नॉनसेंस है। ये सिर्फ बेचने का स्ट्रैटेजी है कि मेरे बॉटल में 2 दवाइयां है, इससे कोई बेनिफिट मिलता नहीं है, एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं है इसका। तो जो यूएस एफडीए है उन्होंने सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस को बंद कर दिए हैं, सिर्फ वाइफेनेसिन हम यूज करते हैं। इंडिया में ऑफ कोर्स वासका इज फेवर्ड बिकॉज रूल्स है। एंड बाकी हम बताते हैं पेशेंट को स्टीम इनहेलेशन लेना है, हाइड्रेशन करना है, यही चीजों से यूजुअली म्यूकस निकल जाता है। तो ये सब दवाई का जरूरत पड़ता नहीं। अब कैसा है कि प्लांट प्रोडक्ट है अदतोड़ा वसिका से मिलने वाला वासका। Of course, the pharma companies are not going to give you Adusa directly. So what we have done is अदतोड़ा वसिका से हमने निकाला वैसिसीन, एक केमिकल, और उसका डेरिवेटिव बना दिया ब्रोमहेक्सिन। सो ब्रोमहेक्सिन एक ड्रग है जो म्यूकोलाइटिक है और म्यूकोकाइनेटिक है, यही वाला। ब्रोंकियल सीक्रेशन बढ़ाएगा, उनको वाटरी बनाएगा, ज्यादा सीक्रेशन ज्यादा आसानी से बाहर निकल जाएगा, ज्यादा आसानी से बाहर निकलेगा तो इरिटेंट्स भी ले निकलेगा, और म्यूकोसिलियरी फंक्शन को बढ़ावा देगा, म्यूकोकाइनेटिक। इतना ही नहीं, ब्रोमहेक्सिन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियम से लाइसोसोमल एंजाइम्स निकालते हैं ना। लाइसोसोमल एंजाइम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो म्यूकस को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो जनरली जो अभी मराठी में हम लोग के यहाँ पे उसको बेड़की बोलता है, कफ जब भी बाहर निकलता है तो थिक प्लग्स निकलते हैं कभी कभी। तो जब ये प्लग्स निकलने लगे तो म्यूकस बहुत ज्यादा कड़क हो चुका है, टिनेशियस हो चुका है। ये ब्रोमहेक्सिन उस टेनेशियस स्पूटम को भी तोड़ के एकदम वाटरी वाटरी कर देता है, इसलिए वो अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि म्यूकस म्यूकस होता है, वो ऐसा दवाई तो देखेगा नहीं कि सिर्फ ट्रकिया ब्रोंकाई में करना है, वो सब जगह काम करेगा। इसका मतलब ये कि नाक के अंदर का म्यूकस भी टूटेगा तो नाक से भी पानी आएगा, ये एक साइड इफेक्ट होने वाला है इस चीज का। टीयर्स में भी म्यूकस होता है, वो भी टूटेगा तो आंखों में से भी पानी आएगा। इतना ही नहीं, स्टमक के अंदर भी म्यूकस होता है, वो भी टूटेगा। और स्टमक के अंदर का म्यूकस तो हमें एसिड से बचाता है। अगर स्टमक के अंदर का म्यूकस टूट गया, इसका मतलब यह है कि एसिड अभी स्टमक के वॉल को इरिटेट करेगा, इसलिए गैस्ट्रिक इरिटेशन वुड बी अ साइड इफेक्ट। सो राइनोरिया, लैक्रिमेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन और उससे होने वाला नॉजिया, वॉमिटिंग का फीलिंग आर इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स। इज दिस क्लियर? यस सर। फैंटास्टिक। उसको भी थोड़ा सा ट्वीक कर दिया हमने, मोर और लेस सेम एक्शन सेम साइड इफेक्ट्स। एम्ब्रोक्सॉल, ब्रोमहेक्सिन का मेटाबोलाइट। तो वैसिसीन का मेटाबोलाइट है या डेरिवेटिव है ब्रोमहेक्सिन, ब्रोमहेक्सिन का डेरिवेटिव है एम्ब्रोक्सॉल। दोनों म्यूकोकाइनेटिक है, दोनों म्यूकोलाइटिक है। फिर एक दूसरा केमिकल बनाया गया जिसका नाम है एसिटाइलसिस्टीन। ये ड्रग भी इन लाइसोसोमल एंजाइम्स जैसा काम करता है। ये म्यूकस के अंदर के डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। अब जब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टूटेंगे, केमिकल्स ब्रेक होने लगेंगे, तो स्पूटम वाटर ही हो जाएगा ना, लेस विस्कस हो जाएगा, तो वो ज्यादा आसानी से निकलेगा। आइडिया काफी सिंपल है, जो कड़क टफ टिनेशियस म्यूकस है उसको तोड़ के वाटर ही बनाओ ताकि आसानी से बाहर निकल जाए। इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये जो एसिटाइलसिस्टीन है वो हम ओरली भी दे सकते हैं, इनहेलेशन वो नेबुलाइजेशन से भी दे सकते हैं, और अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, एडमिटेड है, इंट्यूबेटेड है, ट्यूब डाली हुई है उसके ट्रकिया के अंदर, तो डायरेक्टली उस ट्यूब के अंदर हम एक सिरिंज की हेल्प से डायरेक्टली उस ट्यूब में हम डाल सकते हैं एसिटाइलसिस्टीन। एसिटाइलसिस्टीन डायरेक्टली म्यूकस के ऊपर काम करेगा, वो म्यूकस टूट जाएगा और फिर सक्शन कैथेटर डालते हैं हम लोग उस ट्यूब में से, और वो सक करके पूरा म्यूकस हम बाहर निकाल सकते हैं। तो acetylcysteine is a very good medicine especially for intubated patient. So डायरेक्टली हम म्यूकस के ऊपर डाल सकते हैं। सिंपल है। यस सर। प्रॉब्लम यह है कि जब हम ओरल देंगे तो स्टमक का म्यूकस मेम्ब्रेन भी टूटेगा, म्यूकस टूटेगा, वहां पे भी एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस होने का चांसेस है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब एसिटाइलसिस्टीन का ही कजिन ब्रदर है कार्बोसिस्टीन, सेम मैकेनिज्म, बट ये ओरली दिया जाता है।
कार्बोसिस्टीन स्पेसिफिकली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स के लिए बनाया है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज कॉमनली सीन इन स्मोकर्स एंड ऑल, तो उनको जो क्रॉनिक कफ होता है उनके लिए ये अच्छा है। ओके, सिर्फ ख्याल रखना है कि जो पेप्टिक अल्सर्स वाले पेशेंट हो उनको ये दवाइयां ज्यादा ना दें। बाकी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है इनका, कार्बोसिस्टीन इज फैंटास्टिक। वेरी सिंपल। अब ये सारी चीजें जो मैं बात कर रहा था वो स्पेसिफिकली फॉर अ कफ दैट इज डिफिकल्ट टू कम आउट। लिक्विफाई कर दो, ज्यादा आसानी से बाहर निकलेगा। क्या होगा अगर एक ऐसा पेशेंट आया है आपके पास जिसको कफ जो है वो बहुत ड्राई है या बहुत कम बलगम निकल रहा है, उसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना कि हम उस पेशेंट को कफ कंटिन्यू करने दें। तो क्या कर सकते हैं? इन लोगों का कफ रोकना ज्यादा फायदेमंद है, एटलीस्ट पेशेंट को आराम तो मिलेगा। तो इसके लिए हम दिमाग लगाएंगे कि पेशेंट को कफ आया क्यों। पेशेंट को कफ आया क्योंकि कोई तो इरिटेंट पार्टिकल उसके रेस्पिरेटरी पैसेज में गया। अब रेस्पिरेटरी पैसेज में इस पार्टिकल ने कुछ रिसेप्टर्स को किया इरिटेट। इन रिसेप्टर्स ने ब्रेन को भेजा मैसेज कि कुछ तो इरिटेट कर रहा है लंग्स को, और फिर ब्रेन के कफ सेंटर ने मैसेज भेजा खांसी करो। तो स्टेप्स क्या है? पहले इरिटेंट ने पेरीफेरी में लंग्स में इरिटेशन किया, बराबर। दूसरा, सीएनएस ने कफ सेंटर ने इंपल्स भेज के खांसी करवाया। तो एक काम करते हैं ना, हम ऐसे कुछ दवाइयां बनाएंगे जिससे कफ सेंटर कफ का मैसेज ही ना भेजे, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स है वो इरिटेंट को डिटेक्ट ही ना करे, या दोनों, तो खांसी ही नहीं होगी। रिसेप्शन ही बंद कर दो या आने वाला ऑर्डर ही बंद कर दो। रिमेंबर, प्रोडक्टिव कफ में ये टेक्निक काम नहीं करेगी। प्रोडक्टिव कफ में हमें खांसी होने देनी है, एक्चुअली हेल्प करना है खांसी को। नॉन प्रोडक्टिव कफ में हमें बंद करना है। तो उसके लिए ही ये लॉजिक काम करता है। तो जहां जहां पे कफ नहीं चाहिए, जरूरत से ज्यादा खांसी हो रहा है, बहुत कम स्पूटम निकल रहा है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, हर्निया है, पाइल्स है, कार्डियक डिसीज है, आंखों की सर्जरी हुई है, तो फिर खांसी नहीं होने देनी है। नहीं तो ये स्टिचेस निकल जाएंगे या पाइल्स बढ़ जाएंगे, हर्निया बढ़ जाएगा, तो तभी बंद करना है ना। तो ये देखना है, हमें नोटिस किया कि जो लोग मॉर्फिन का एडिक्शन करते हैं वो लोगों में रेस्पिरेटरी सेंटर बंद हो जाता है, ब्रीदिंग बंद हो जाती है, और वो खांसी भी नहीं करते। तो ये एडिक्शन वाले लोगों में हमने नोटिस किया, और फिर हमने दिमाग लगाया कि अगर मॉर्फिन जो एडिक्टेड लोग हैं जब वो लेते हैं तो उनमें खांसी नहीं होती, तो क्या हम नॉर्मल पेशेंट को, मतलब नॉर्मल नॉन एडिक्टेड पेशेंट को मॉर्फिन ट्राई करें क्या? उन्होंने ट्राई किया और खांसी बंद हो गई, खांसी के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बंद हो गया, विच वॉज नॉट गुड। खांसी तो बंद होती है पर एडिक्शन भी होने का खतरा है, और डिप्रेशन भी है, सॉरी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो करे क्या? तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कोडीन नाम का एक ओपियम से रिलेटेड ड्रग था। मॉर्फिन एक ओपियम है, कोडीन भी एक ओपियम। डिफरेंस क्या है? देखो, ओपियम होने के बावजूद ये मॉर्फिन से लेस पोटेंट है, और ये सिर्फ कफ सेंटर पे काम करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर पे काम नहीं करता। इसीलिए कोडीन को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था एक समय पे। एक बार कोडीन का डोज लिया, एटलीस्ट 6 घंटे के लिए खांसी बंद। अब लोगों ने कहा कि देख, ऐसा कैसे बंद हो गया? मॉर्फिन का सेम कैटेगरी में आने वाला ड्रग है, कंजनर है, फिर कैसे बंद हो गया? प्रूफ दो कि मॉर्फिन और कोडीन सेम कैटेगरी का। मॉर्फिन का एक्शन को अगर रोकना है, इंस्टेंटली रोकना है, तो आप एक ड्रग देते हो जिसका नाम है नैलोक्सोन। जो मॉर्फिन एडिक्ट रहते हैं, अगर उनका मॉर्फिन का पूरा नशा उतरवाना है तो नैलोक्सोन देते हैं। हमने देखा कि जब किसी को कोडीन दे खांसी रुक गई, जब उसको नैलोक्सोन दे तो खांसी वापस चालू हो जाती है।
इसका मतलब ये है कि मॉर्फिन और कोडीन सेम रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, सेम मैकेनिज्म से ही काम करते होंगे ना, इसीलिए तो नैलोक्सोन दोनों को बंद कर देता है। पर नोटिस करो कि नैलोक्सोन ने कोडीन से सिर्फ कफ करवाया, मतलब कफ जो बंद हुआ था वो वापस चालू करवाया, वेराज मॉर्फिन का वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी रिवर्स करवा देता है और कफ भी चालू करवा देता है। इसका मतलब ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर पे अलग टाइप के रिसेप्टर्स होंगे ओपियोइड के, और कफ सेंटर में अलग टाइप के रिसेप्टर्स होंगे ओपियोइड्स के। मॉर्फिन जो दवाई है वो रेस्पिरेटरी सेंटर वाले ओपियोइड रिसेप्टर्स पे भी काम करता है और कफ वाले पे भी काम करता है, वेरास कोडीन ऐसा दवाई है जो रेस्पिरेटरी सेंटर पे काम नहीं करेगा, सिर्फ कफ सेंटर पे काम करेगा। तो शायद रिसेप्टर्स अलग है, इसीलिए कोडीन अडिक्टिव भी नहीं है और कोडीन रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट भी नहीं है। आर वी क्लियर विद दिस कंसेप्ट? सर एक ही डाउट है खाली, जब वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो जिनको कोडिन दिया था उन लोग को भी नैलोक्सिन दिया था देखने के लिए कि कफ वापस आता है कि पता है, नहीं, तो अच्छा। सिंपल। नाउ हाँ। सी, जस्ट बिकॉज हम बोल रहे हैं कि मॉर्फिन वाले सेंटर पे काम नहीं करता डज नॉट मीन एडिक्शन नहीं होगा। हम्म, एडिक्शन का थोड़ा सा खतरा है। एक जमाना था जब लोग कोडीन, झूठा कोडीन लेने के बाद नींद अच्छी आती है एक्चुअली, हम्म, तो काफी सारे लोग नींद की दवाइयां तो मिलती नहीं थी तो कोडीन लेके सोते थे। तो ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी थोड़ा सा अब्यूज लायबिलिटी, मतलब पोटेंशियल फॉर एडिक्शन इज देयर। मॉर्फिन से भी एक साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, इससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है, तो दीज आर गोइंग टू बी देयर। थोड़ा सा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है हायर डोसेस में, बट नहीं उतना नहीं, ड्राउजीनेस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि बंदे को कहना है कि अगर मैं कोडीन दे रहा हूं तो प्लीज गाड़ी नहीं चलाना, प्लेन नहीं चलाना, डोंट ऑपरेट एनीथिंग दैट इज हेवी मशीनरी। प्लस खतरा तो है ना रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस होने का। तो जिन लोगों को पहले से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा, या जिनका रेस्पिरेटरी रिजर्व कम है, जैसे सीओपीडी के पेशेंट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस वाले, उनको मत दो, उनके लिए कुछ और ढूंढ लेते हैं, और बच्चों में नहीं देना। तो ये हमारा कोडीन है। कोडीन एक जमाने में गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता था, पर आजकल हम कोडीन प्रेफर नहीं करते। ओके, कोडीन का भाई इथाइल मॉर्फिन हम ट्राई करते हैं। कोडीन केमिकली मिथाइल मॉर्फिन है। इथाइल मॉर्फिन इज एंटीटसिव रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट, बट कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो तीन अलग अलग दवाइयां, मॉर्फिन जो कॉन्स्टिपेशन भी करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करता है और कफ भी सेंटर डिप्रेस करता है। कोडीन जो रेस्पिरेटरी सेंटर पे काम नहीं करता पर कफ और कॉन्स्टिपेशन करता है, और इथाइल मॉर्फिन जो एंटी टसिव मतलब एंटी कफ है और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है पर कॉन्स्टिपेशन नहीं करता। तीनों के या अपने अपने बेनिफिट्स है, अपने अपने ड्रॉबैक्स है। बेसिकली ओपियोइड से वी डॉक्टर्स आर अफ्रेड, बिकॉज क्या पता एडिक्शन हो जाए, तो वी अवॉइड देम, एंड हेंस नॉन ओपियोइड एंटीटसिव्स डेवलप। नॉस्कैपिन या नार्कोटीन, ये भी हमने ओपियम से ही निकाला ढूंढ के, पर ये नॉन ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करता है। मतलब ये खांसी को तो कम करेगा, बट ये नार्कोटिक नहीं है, मॉर्फिन जैसा पेन किलर नहीं है, मॉर्फिन जैसा एडिक्टिव नहीं है। ये नॉस्कैपिन नॉन ओपियोइड रिसेप्टर्स पे काम करने वाला ड्रग है। स्पाज्मोडिक कफ के लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। थोड़ा हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा नौसिया इज अ पोटेंशियल साइड इफेक्ट, और कभी कभी एस्थमा बढ़ सकता है, तो थोड़ा एस्थमा में मत दो। तो इतने सारे लिमिटेशंस होने के बाद फिर क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जो ड्रग आया, बिकॉज इसमें ड्रॉबैक्स थे तो हमने नया नया ढूंढते गए, और फिर अभी हमें मिला है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। इट्स अ सिंथेटिक सेंट्रल, सेंट्रल मतलब ब्रेन में काम करने वाला एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एनएमडीए एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसा एड्रेनालिन होता है, असेटाइल कोलिन होता है, वैसे एनएमडीए।
डेक्स्ट्रोमिथॉर्फैन ब्रेन में जाता है और वो कफ सेंटर को सिलेक्टिवली बंद करता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम नहीं करता, ये कॉन्स्टिपेटिंग नहीं है, ये नॉन एडिक्टिंग है, तो ये बहुत ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू अदर। बट लिमिट में देना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी अगर ज्यादा लोगे तो डिजीनेस, नॉजिया हो सकता है। सी कोई भी चीज जो ब्रेन पे काम करती है उसका एक्शन चेंज कर देगी। एक सादा सेट्रिजिन लेते हैं तो कितना अलग लगता है दिमाग में जब हिस्टामिन ब्लॉक हो जाता है तब। तो एक ये छोटा छोटा चीज से भी चेंजेस आएंगे, तो थोड़ा सा डिजीनेस, नॉजिया, ड्राउजीनेस हो सकता है हायर डोसेस पे। वर्स्ट केस सिनेरियो हैलुसिनेशन हो सकता है, बैलेंस जा सकता है, अटैक्सिया इज लॉस ऑफ बैलेंस। So these things can happen, but nonetheless, dextromethorphan is currently something that we like. Another one we have is clofedienol. Clofedienol is again brain में काम करने वाला एंटीहिस्टामिनिक, हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, एंटीकोलिनर्जिक प्लस लोकल एनेस्थेटिक। क्लोफेडायनॉल ज्यादा नहीं यूज करते हैं, जस्ट आपको पता होना चाहिए करके। इतने ड्रग्स सिलेबस में है आपके। इसके अलावा काफी सारे कंपनीज ये प्रमोट करते हैं कि एक एलर्जिक कंपोनेंट खांसी में हो सकता है। जब भी किसी पेशेंट को खांसी हो तो उसमें एलर्जी का एक कंपोनेंट शायद हो, जरूरी नहीं है ऐसा, बट कंपनीज तो इसको जोर शोर से प्रमोट करते हैं। इसलिए हमारे ड्रग में, हमारे दवाई में एंटीहिस्टामिनिक भी है। ये बहुत काफी शान से बेचते हैं आपको। ये एंटीहिस्टामिनिक्स के वजह से एक फायदा तो पक्का होता है, पेशेंट को नींद आती है। और एंटीहिस्टामिनिक, H1 एंटीहिस्टामिनिक सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक नहीं है, जब हम हिस्टामिन वाला चैप्टर करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, ये एंटीकोलिनर्जिक भी है। और एंटीकोलिनर्जिक से ना थोड़ा नाक वाक खुल जाता है, सांस लेने में आसानी हो जाती है, तो पेशेंट ऑटोमेटिकली आपको बोलता है नींद अच्छी आई, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही है। बाकी कोई इसका फायदा नहीं है। सी किसी पेशेंट को एलर्जी है और आप एंटीहिस्टामिनिक ऐड कर रहे हो तो उसका कोई लॉजिकल सेंस बनता है, पर हर एक को देना इज नॉट रियली रिकमेंडेड। जब हम रेलेवेंट टॉपिक्स करेंगे एंटीहिस्टामिनिक्स, तब हम ये दवाइयों के बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। पर इन दिस चैप्टर आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पेशेंट को कफ है एंड ही डज नॉट हैव एलर्जिक कंपोनेंट टू दैट कफ, adding these medicines only is more money for the pharma company and more spending for the patient. इसका कोई फायदा नहीं है। उसी तरह से काफी सारे कंपनीज अपने दवाइयों में डालते हैं ब्रोंको डायलेटर्स। ट्रकिया और ब्रोंका अगर डायलेट होगा तो सांस लेने में आसानी होगी ना, तो वो एक लॉजिक काफी सारे कंपनीज ने डाला है। ये भी गलत चीज है। जिस बंदे को खांसी के दौरान ब्रोंकोस्पाज्म है ही नहीं, उसको हम ब्रोंको डायलेटर देके क्या तीर मारने वाला है? लाइक देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी शुड नॉट बी गिविंग bronchodilators and antitussives. They are not a good combination, but pharma companies are going to come out with such combination. Most of them are marketed heavily. MR लोग काफी एक्सपर्ट होते हैं इसमें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इवन केमिस्ट के पास हम जाते हैं तो कफ सिरप को ऐसे ही निकाल के देता है ना बाटली। हाँ सर, कितना पेशेंट लोग भी ऐसे ही वाले कॉम्बिनेशन वाले ही सिरप से खुश भी रहते हैं। इट्स अ वेरी प्लेसिबो इफेक्ट ना, इट्स लाइक 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, अच्छा ही होगा, तो वो एक इफेक्ट होता है। तो अभी उसको रोकना है आपको तो आप रोक सकते हो, नहीं रोकना है तो चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ नुकसान नहीं है। हाँ, पैसे ज्यादा जा रहे हैं पेशेंट के, इतना पक्का, और ये लॉजिक के बाहर का है। जब जरूरत नहीं है किसी चीज की तो नहीं देना है, ये एथिकली करेक्ट प्रैक्टिस का तरीका है, which I really believe should be the norm. Everybody should be practicing, जो जरूरत है वो जरूरत है, जो जरूरत नहीं है उसका हम एक्स्ट्रा खर्चा पेशेंट को ना करवाएं। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा काफी साल पहले, अभी विक्स का ऐड उस तरीके से नहीं आता जैसा पहले आता था।
बट पहले विक्स की जो ऐड आती थी उसमें बच्चा दिखाया जाता था, नाक लाल हो चुका है, खांसी हो रही है, बच्चा खांसी कर रहा है, और फिर मम्मी आती थी विक्स के बॉटल से, शी यूज्ड टू टेक दिस ह्यूज ब्लॉब ऑफ विक्स, सीने पे लगाओ, गले पे लगाओ, नाक पे लगाओ, और बच्चा इज लाइक हाँ ठीक हो गया। ये इसका कुछ होता नहीं है। देयर इज नो एविडेंस व्हिच प्रूव्स सच वेपो रब्स वर्क। सो ऐसा चीज तो हमें एज डॉक्टर्स प्रमोट नहीं करना है। ये सिर्फ लाइक अगर व्हेन वी डोंट हैव कफ एंड वी अप्लाई दैट वी फील बेटर, क्योंकि मजा आता है उसमें, बस उतना ही उसका फायदा है। इट रियली हैज जीरो फायदा इन पैथोलॉजिकल कफ। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड हैव अंडरस्टूड दो तरीके के कफ होते हैं। पहला तरीका का कफ है प्रोडक्टिव कफ, जिसमें हम म्यूकोकाइनेटिक्स, म्यूकोलाइटिक्स देते हैं। म्यूकोकाइनेटिक्स म्यूकस को बाहर निकालने में हेल्प करेंगे, म्यूकोलाइटिक्स म्यूकस को तोड़ेंगे, एंड वी आल्सो हैड सम सीक्रेशन एनहांसर्स। ये एक कैटेगरी हुई ड्रग की। और दूसरा ड्राई कफ के लिए ब्रेन पे काम करने वाले और पेरिफेरी में काम करने वाले ड्रग्स, जिसमें हमने ब्रोंकोडायलेटर्स, एंटीहिस्टामिनिक, कितने बकवास ड्रग्स है वो देख लिए, और फिर ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स देख लिए। ओपियोइड्स में हमने मॉर्फिन, कोडीन, यहाँ पे फोल कोडीन भी दिया हुआ है उन लोग ने छोटे छोटे वर्ड्स में, बट नॉट रियली यूज्ड एनी मोर, एनीथाइल मॉर्फिन देखा। और नॉन ओपियोइड्स में नॉस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फैन एंड क्लोफेडाइनॉल। ये इंपॉर्टेंट वाले देखें। इफ दिस इज क्लियर जस्ट फाइन फाइन परफेक्ट। इसमें कोई Yes, sir. डाउट नहीं, Yes, sir. फैंटास्टिक। नाउ the second thing that we'll be doing today, and probably this is where we will be stopping, is I will make you understand अस्थमा होता कैसे है और अस्थमा के ड्रग्स का लॉजिक में बताऊंगा। In a day or two you will get a recorded lecture where I will explain the drugs. बट आज अभी आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट मकसद होने वाला है अगले 20 मिनट का या 10 मिनट का, इज गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग अस्थमा होता क्यों, और उसके लिए मेडिसिन कैसे देंगे हम। सो दैट इज गोइंग टू बी आवर बेसिक लॉजिक नाउ। अस्थमा होता क्यों है? You're asking a question to me? No, I'm just explaining. Do you know how asthma happens? So it is an allergic phenomenon, no? Whether allergen which can be environmental or in the house in the form of dye, dust and all. It enters in the body and there is a reaction where there is production of histamines, and because of that there is a lot of inflammation, bronchospasm and breathing in difficulty. Okay. Because of that, and there can be cough also, a dry, which will be dry cough, and it will be more of a breathing difficulty and less of cough. Okay, good enough. Let me give you a different perspective to the same thing that you have said. Okay, मैं just add करने वाला हूँ जो आपने बोला उसमें थोड़ा सा. This book is actually थोड़ा सा out of bounds for you. It's not really necessary to go in that much details, but I just wanted you to understand it picture के through. तो आपको एक clear understanding आएगी. This is how a normal airway would look. अगर हमने उसको कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो थोड़ा सा हल्का हल्का म्यूकस होता है, एक चिपचिपा पदार्थ जिसमें चीजें ट्रैप हो सकती हैं। ये बनाने के लिए हमारे पास स्पेशल सेल्स है जिसका नाम है गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस बनाता है, और ये जो सेल्स है ये है सीलिएटेड सेल्स, जो झाड़ू वाले सेल्स है। दे विल मूव द म्यूकस आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बाहर फेंक देते हैं। ट्रकिया और ब्रोंकाई में कुछ एडिशनल ग्लैंड्स भी होते हैं जो ये म्यूकस के सीक्रेशन में हेल्प करते हैं। प्लस सांस तो 24 घंटे लेनी है, जब से पैदा हुआ है तब से लेके मरने तक सांस लेनी है। इसका मतलब ये है कि दिस एंटायर पैसेज इज एट अ हायर रिस्क फॉर गेटिंग बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। इसीलिए म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है अपना म्यूकोजा, ये म्यूकोजा के नीचे वाले लेयर में हमने कुछ WBCs रखे हुए हैं। ये व्हाइट ब्लड सेल्स अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आए तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे
और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे या उसका फैगोसाइटोसिस करेंगे। सो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस आया है, और उसके खिलाफ नेसेसरी रिएक्शन देना भी जरूरी है। अब ये रिएक्शन कैसे होगा? आइडेंटिफाई करने वाले सेल्स अलग होते हैं। बैक्टीरिया कौन सा है वो किसी दूसरे सेल ने पहचाना, और मारामारी करने वाले सेल्स होते हैं टी सेल्स और बी सेल्स। तो ये जो आइडेंटिफाई करने वाला सेल है उसने टी सेल को कैसे बताया या बी सेल को कैसे बताया कि तुमको इससे लड़ना है? केमिकल्स के थ्रू। With this basic idea in mind, let us have a look at the cross section of a patient who has asthma. ये एस्थमा वाला एरिया, दोनों में फर्क देखो। ढेर सारा म्यूकस, गॉबलेट सेल्स बड़े बड़े हो गए कि ज्यादा म्यूकस बनाना है। सब म्यूकोसा म्यूकोसा के नीचे वाले जो ग्लैंड्स है उनका नंबर बढ़ गया। देखो इसके कंपैरिजन में, जी इसमें और इसमें अगर कंपेयर करोगे तो देखोगे कि इवन डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा हो गया। इधर तक क्लियर है? यस सर। अब ये क्यों हुआ? देखो होता क्या है कि हम जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन म्यूकस एंड दे आर एलिमिनेटेड। इसमें पोलन ग्रेन वगैरह वगैरह भी सब आ गया, पेट्स का बाल, वो सब भी जो अंदर जाता है वो म्यूकस में ट्रैप होके निकल जाता है। बैक्टीरिया भी इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं म्यूकस के अंदर, वायरसेस भी ट्रैप हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। इसीलिए 24 घंटे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करते हुए भी हमें रेस्पिरेटरी डिसीजेस नहीं होते उतने कॉमन। लाइक साल भर में शायद हमें 2 या 4 दिन या हफ्ता भर घर में बैठना पड़े रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से, अदरवाइज नहीं होता। मतलब साल के 360 दिन कुछ नहीं होते, 5 दिन प्रॉब्लम होता है। मतलब 360 दिन कुछ हुआ नहीं ना, इतना अच्छा सिस्टम है। तो जब ये हमारे बॉडी में कचरा आता है, डस्ट आता है, पोलन ग्रेन आता है, तो उसका क्या होता है? जब हमारे बॉडी में डस्ट आता है, पोलन ग्रेन आता है, हमारा जो सेल है डेंड्राइटिक सेल, ये वो सेल है जो बैक्टीरिया वायरसेस को आइडेंटिफाई करता है। ये जब देखता है कि पोलन ग्रेन आया है तो वो इग्नोर मारता है, फुल इग्नोर मारता है। पोलन ग्रेन से क्या लड़ने का, डस्ट पार्टिकल से क्या लड़ने का, एनिमल्स के हेयर से क्या लड़ने का, छोड़ दो उसको, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। पर कुछ लोगों में एक जेनेटिक टेंडेंसी होती है। ये टेंडेंसी क्या है? इनके जो डेंड्राइटिक सेल्स है, जब ये पोलन ग्रेन देखते हैं तो वो इग्नोर नहीं करते। इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग, ये इस पोलन ग्रेन से स्टिम्युलेट हो जाते हैं और फिर ये आपके हेल्पर टी सेल को बोलते हैं कोई तो बड़ा सा प्रॉब्लम आया है, इससे लड़ो। नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए था, रिकग्निशन ही नहीं होना चाहिए था पोलन ग्रेन का। पर इस बच्चे में, इस बंदे में गलती हो गई, रिकग्निशन हुआ। हेल्पर टी सेल ने तुरंत बी सेल को कहा अरे अरे पोलन ग्रेन आया है, चलो इसके खिलाफ लड़ते हैं। अब बी सेल ने और बात ज्यादा बड़ी गलती कर दी। नॉर्मली जब हमारे बी सेल को कहा जाता है कि आप इस बैक्टीरिया से लड़ो, आप इस वायरस से लड़ो, तो हमारा बी सेल इमीडिएटली एंटीबॉडी बनाता है। इस एंटीबॉडी का नाम है आईजीएम एंटीबॉडी, और कुछ ही समय बाद वो बनाता है आईजीजी एंटीबॉडी। सो इम्यूनोग्लोबुलिन एम बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी बनाता है, और ये दोनों मिलकर उस बैक्टीरिया, उस वायरस की धज्जियां उड़ाते हैं। और इस बच्चे में जेनेटिक टेंडेंसी है गलती करने का। जिस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करना था उसको आइडेंटिफाई कर दिया इस बच्चे ने, प्लस इसके बी सेल ने आईजीएम भी नहीं बनाया और आईजीजी भी नहीं बनाया। इस बच्चे ने बनाया आईजीई एंटीबॉडी। अब ये आईजीई एंटीबॉडी जो है ना, ये एंटीबॉडी बैक्टीरिया को नहीं चिपकती, वायरस को नहीं चिपकती, इस पोलन ग्रेन को नहीं चिपकती, ये जाके चिपक जाती है इसी बच्चे के मास्ट सेल्स के ऊपर। और फिर क्या होता है मालूम है? कुछ नहीं होता। पहली बार ये पोलन ग्रेन जब ये अंदर आया, इतना ही हुआ। क्या हुआ? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या डेंड्राइटिक सेल ने गलती कर दी, पोलन ग्रेन को प्रेजेंट कर दिया हेल्पर टी सेल को। टी सेल ने इसको लिया, मैसेज को लिया, डेंड्राइटिक सेल की बात सुनी, और पोलन ग्रेन से लड़ने के लिए उसने बी सेल को कहा। बी सेल ने बनाया इम्यूनोग्लोबुलिन ई, और इम्यूनोग्लोबुलिन ई जाके चिपका मास्ट सेल के ऊपर। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं।
इस पूरे प्रोसेस को, लाइक पोलन ग्रेन पहली बार बॉडी के अंदर आया तब से लेके आईजीई आपके मास्ट सेल पे जाके चिपक गए, इस पूरे प्रोसेस को 7 से 21 दिन लग सकते हैं। सिंपल। और पेशेंट को क्या हो रहा है इस टाइम पे? कुछ भी नहीं हो रहा। अब हुआ कुछ ऐसे, सेम टाइप का पोलन ग्रेन वापस बॉडी के अंदर आया 7 से 21 दिन के बाद। वापस इसके डेंड्राइटिक सेल ने पकड़ा उस पोलन ग्रेन को, वापस हेल्पर टी सेल को बोला भैया इसके खिलाफ लड़ना है। हेल्पर टी सेल ने बी सेल को बोला कि इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाओ। बी सेल तो बोलता है अरे ये तो लास्ट टाइम भी आया था, मुझे पता है इसके खिलाफ कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, आईजीई एंटीबॉडी, और ज्यादा आईजी एंटीबॉडीज बनते हैं। क्लियर? Yes, sir. इसके अलावा और एक चीज होगी, सेकेंड टाइम जब पोलन ग्रेन आएगा तो ये पोलन ग्रेन सिर्फ ये वाला प्रोसेस नहीं करेगा, ये पोलन ग्रेन डायरेक्टली इन आईजीई एंटीबॉडीज को भी जाके चिपकेगा। ये आईजीई एंटीबॉडीज जो मास्ट सेल के ऊपर चिपके हुए थे, जैसे ही पोलन ग्रेन आ जाता है सेकेंड टाइम एंड ऑनवर्ड्स, ये आईजीई रिसेप्टर्स, ये आईजी एंटीबॉडीज की वजह से मास्ट सेल जो है अपने अंदर के केमिकल्स को कर देता है रिलीज। इसे हम कहते हैं डीग्रैन्युलेशन। मास्ट सेल अनस्टेबल हो गया। अब मास्ट सेल बोलता है मैं रुकेगा नहीं, मेरे अंदर का जो भी केमिकल मैंने बना के रखा है वो मैं बाहर फेंक देगा। और इस तरह से मास्ट सेल तुरंत अपने अंदर से रिलीज कर देता है हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड ल्यूकोट्राइन नाम के केमिकल्स। हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 और ल्यूकोट्राइन C4D4E4 नाम के केमिकल्स। आप ल्यूकोट्राइन याद रखो। क्लियर? अब इसके वजह से होता क्या, इन ल्यूकोट्राइन्स के वजह से, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के वजह से, हिस्टामिन की वजह से और ज्यादा WBCs अलग अलग टाइप के लाइक इओसिनोफिल्स आने लग जाते हैं, हेल्पर टी सेल्स आने लग जाते हैं, और ज्यादा रिएक्शन हो जाता है। और इन सारे चीजों के वजह से, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन के वजह से, यू गेट सम क्लिनिकल फीचर्स। नाउ दिस क्लिनिकल फीचर्स विल बी सीवियर डिस्निया एंड वीजनिंग। क्यों? क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। इन केमिकल्स की वजह से जो हमारे गॉबलेट सेल्स थे, ये देखो ना, ये वाले सेल्स, ये गॉबलेट सेल्स और ये वाले ग्लैंड्स जरूरत से ज्यादा ओवर टाइम काम करने लगेंगे, जिससे बहुत ज्यादा म्यूकस बनेगा। अब ब्रोंकाई पहले से नैरो हो गए और उसके अंदर म्यूकस आ गया, तो सांस लेगा कैसा बंदा? एक्चुअली सांस अंदर लेना आसान होता है, पर उस अंदर लिए हुए सांस को बाहर फेंकना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इनहेलेशन इज स्टिल पॉसिबल, एक्सहेलेशन इज नॉट फुल्ली पॉसिबल। आर वी क्लियर? Yes, इसका sir. मतलब एक ब्रेथ में अगर 500 ml हवा में अंदर लेता हूं, अस्थमा का पेशेंट भी 500 ml हवा अंदर लेगा, पर जब वो एक्सेल करेगा तो 499 ml ही बाहर जाएगा, 1 ml हवा अंदर अटक के रह जाएगा। नेक्स्ट टाइम ब्रीथ किया, 500 ml गया अंदर, 499 आया बाहर, 1 ml रह गया। लास्ट टाइम का 1 ml, ये टाइम का 1 ml, 2 ml, फिर 3 ml, फिर 4 ml, फिर 5 ml, फिर 6 ml। धीरे 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 ये ट्रैप्ड हवा हाइपर इन्फ्लेशन करवाती है लंग्स का। लंग जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच आउट हो जाता है एंड पेशेंट को ऑक्सीजनेशन में तकलीफ होती है। तो यहाँ पे दो मेन प्रॉब्लम्स है। सीवियर डिस्निया एंड वीजिंग का कारण क्या है? एक कारण है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, दूसरा है म्यूकस प्लग। और ये दोनों चीजें क्यों हुए? हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स की वजह से। और ये किसने रिलीज किया? मास्ट सेल ने रिलीज किया। मास्ट सेल ने क्यों रिलीज किया? क्योंकि उसके ऊपर आईजीई एंटीबॉडीज था। बराबर? तो Yes, sir. क्या अगर इस पेशेंट को ये तकलीफ हो रहा है तो हम इस रिएक्शन को रोक सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 1। एंड सेकंड, अगर रोकना है तो हमें क्या करना है और क्यों रोकना है? क्यों रोकना है का आसान आंसर ये है कि अगर बहुत ज्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाए तो बंदा अभी मर सकता है। गुड न्यूज ये है कि पोलन ग्रेन्स इतने भी अंदर नहीं आते कि बंदा मर जाए। अटैक आता है, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का अटैक होता है, फिर ये केमिकल्स कम हो जाते हैं
ऑटोमेटिकली बंदे का ब्रोंको रिलैक्सेशन हो जाता है, म्यूकस कम हो जाता है, बंदा कैन ब्रीथ। नेक्स्ट टाइम पोलन ग्रेन कम्स इन, सेम रिएक्शन अगेन, वापस चला जाता है रिएक्शन, वापस आता है पोलन ग्रेन, वापस रिएक्शन। Every time this reaction happens, the reaction becomes better and better and better and better and better. सीवियरिटी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जो पहले हम बात कर रहे हैं कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, बाद में रिलीज हो जाएगा, ब्रोंको डायलेटेशन हो जाएगा, आगे जाके ब्रोंको डायलेटेशन नहीं होगा, आगे जाके ये कंस्ट्रिक्शन परमानेंट होने का चांस है। कितने दिनों के बाद होगा, कितने महीनों के बाद होगा, कितने सालों के बाद होगा, हमें नहीं मालूम, पर ये होने का चांस है। और अगर ये हो जाएगा तो पेशेंट डेफिनेटली वुड बी इन अ बैड कंडीशन। So reason why we want to reverse these problem is, one, I don't want patient to die. Second, I don't want the reversible condition to become irreversible. तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसका आंसर इसी डायग्राम में। क्या हम इस IgE एंटीबॉडी को ब्लॉक कर सकते हैं? अगर इस IgE को ही मैंने ब्लॉक कर दिया तो रिएक्शन ही नहीं होगा ना, पोलन ग्रेन इधर आके चिपकेगा भी नहीं ना, राइट ना? Yes, sir. That's one idea that we have. Make a drug जो IgE को ही ब्लॉक करते, प्रोडक्शन तो नहीं रोक सकते पर मास्ट सेल के ऊपर के IgE को तो पक्का ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा चीज, ल्यूकोट्राइन को ब्लॉक कर दो। ल्यूकोट्राइन ये वाला मास्ट सेल का प्रोडक्ट, ग्रैन्युलेशन का product. हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट ल्यूकोट्राइन है, इसलिए मैंने ल्यूकोट्राइन का बात किया। वैसे हिस्टामिन भी आता है पर वो उतना रेलेवेंट नहीं है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आते हैं पर उतने रेलेवेंट नहीं है जितने ल्यूकोट्राइन है। मतलब मैं अगर ल्यूकोट्राइन्स को रोक दूं तो रिएक्शन नहीं होगा। तीसरा, अगर मैंने मास्ट सेल को स्टेबल कर दिया तो, अगर कुछ ऐसा बना दूं जिससे मास्ट सेल अपने केमिकल्स बाहर ना रिलीज करे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट्स ही बाहर नहीं आएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, बराबर ना? तो मेरे पास एक कैटेगरी नया ड्रग का आ गया, वो है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। सो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स ल्यूकोट्राइन का एंटागोनिस्ट और IgE रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला दवाई में बना सकता है। अब ये सारी चीजें हाइपोथेटिकली बहुत अच्छी है, लाइक मैं ऐसा दवाई बनाएगा फिर वैसा होएगा, अरे पर पेशेंट तो अभी अटैक में है ना, तो अभी अटैक में तो उसका ब्रोंको रिलैक्सेशन कराओ ना पहले। उसके लिए हम कुछ ब्रोंको डायलेटर्स बनाए जो हम डायरेक्टली पफ से दे सकते। और चौथा प्रॉब्लम जो हमारा था वो ये था कि जो रिवर्सिबल है वो इरिवर्सिबल ना हो जाए। तो रिवर्सिबल को इरिवर्सिबल होने से कैसे रोकोगे? अटैक होने मत दो ना। रिमेंबर मैंने क्या कहा कि हर अटैक डेंजरस होते जाता है, तो अगर अटैक ही ना होने दे तो डेंजर कैसे? इसीलिए हम यूज करेंगे स्टीरॉइड। और विद दिस लॉजिक इन माइंड, अगर ये आपको समझ में आया है तो ये तो नाउ दिस इज वेरी वेरी इजी। When you have a patient who has bronchial asthma, give him a bronchodilator, जैसे साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन या थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन या इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, आयोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये ब्रोंकस को डायलेट करेंगे, सांस लेने में तकलीफ कम हो जाएगी, बंदा बच जाएगा, अभी का प्रॉब्लम सॉल्व। वापस अटैक ना आए करके ये लो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन। इससे आगे जाके मास्ट सेल डीग्रैन्युलेट नहीं करेगा। अभी तो कर दिया उसने, मैंने ब्रोंकोडायलेटर दिया ना उसके लिए, अभी तो बच गया, पर आगे जाके ना करे करके मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। अच्छा, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स ठीक से काम नहीं कर रहे, ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट केमिकल कौन सा था? ल्यूकोट्राइन, उसको ब्लॉक कर देते हैं, मोंटेलुकास्ट, ज़ोफिरलुकास्ट। ये वो ड्रग्स होंगे जो ल्यूकोट्राइन को काम करने के, पर फ्यूचर में अभी जो हुआ उसके लिए मैंने ब्रोंकोडायलेटर दिया, आगे जाके ना हो इसके लिए ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। क्लियर? हाँ सर। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ना बन जाए। अगर आपको लगे कि अरे अभी ये डेंजरस लेवल तक अस्थमा जा रहा है उसका, अब ये इरिवर्सिबल बन जाए, स्टीरॉइड्स रोक दो, इन्फ्लेमेशन। प्रेफर्ड इनहेलेशन, पफ से।
बंदा पफ नहीं ले रहा, सिस्टमिक टैबलेट्स दे दो, पर इन्फ्लेमेशन को रोको ताकि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ना बन जाए। एंड देन आईजी एंटीबॉडी, जिसका नाम है ओमालिजुमैब, थियोरेटिकली अमेजिंग ड्रग, प्रैक्टिकली बहुत महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। तो यूज तो कभी करने नहीं वाले, पर नाम तो मालूम होना चाहिए क्योंकि सीसीएमपी के एग्जाम में पूछते हैं। तो इन एट योर लेवल इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, I think the video I will send you by tomorrow evening or day after tomorrow, you should be able to finish asthma by Wednesday, and that would be a good starting point. एक पूरा system आज हमने target किया, and I think you must have understood it completely. Is there any doubt as far as what I have explained? No, sir. The speed is fine enough, I hope. Yes, sir. Fantastic. So I'll share a video with you regarding the drug therapy of asthma. Have a look at that. And I'll see you next Sunday, same time, 9 o'clock to 10 o'clock then. ठीक है? हाँ सर, पर फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का अदर पोर्शन ऑफ इट सर, अगली बार तो हम एएनएस करेंगे ना? हाँ, तो यही ना मैंने कहा कि आपको ट्यूसडे तक आपको ये वाला जो अभी कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा ड्रग्स क्यों देना है। हाँ सर। हाँ, तो अभी ये जो ड्रग्स है, कुछ ड्रग्स हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एक पूरा चैप्टर है। हाँ सर। Here there's a chapter called as corticosteroid, chapter number 20. ब्रोंकोडायलेटर्स में बीटा टू सिम्पैथोमाइमेटिक्स और एंटीकोलिनर्जिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स और एड्रिनर्जिक यहाँ पे। तो ये सॉरी I can't see the screen. Okay, so basically ठीक है समझा सर। I thought there is more diseases. Respiratory system में खाली इतना ही है। कोई चीज है। अच्छा। See, because इसके अलावा क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में? इन्फेक्शंस को तो हम एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे ना। So अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक्स। तो वो सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, ऐसा भी तो कितनी सारी बीमारी है ना सर। तो हाँ, तो अभी वो सब बीमारियां जो है उसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम क्या है? सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, म्यूकस ज्यादा बन रहा है, म्यूकोलाइटिक देंगे, और सांस लेने में तकलीफ, ब्रोंकोडायलेटर देंगे। I will do that as a homework, and then if at all I have a problem, I will ask. यहाँ पे नहीं दिया है, like it's not given in नहीं, for my sake, हाँ, for my sake I will study those diseases, और मैं उसके हिसाब से I will plan what I will use. If at all I have a problem, I will ask. Definitely. Now what you will do is you can either buy a book called as Matthews or download it online, available है Matthews करके, मेडिसिन का टेक्स्ट बुक। मेडिसिन से चालू करो आप। अब एक बार मैथ्यूज से आप रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू करोगे तो मैंने आपको सीसीएमपी का सिलेबस भी भेजा है। हाँ सर, पीडीएफ। हाँ, तो पहले उसको टारगेट करो और वो रेलेवेंट ड्रग्स पहले कर लो। द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट इज बिकॉज सीसीएमपी का सिलेबस इस तरह से बनाया गया हुआ है कि जो कॉमन आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आने वाला है, जो आपसे एक्सपेक्टेड है हैंडल होना, उसके बारे में ही पढ़ाया जाएगा। तो वो पहले कर लीजिए, और बाकी का अगर टाइम मिले, फुर्सत है तो एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है। बट माय जॉब इज गोइंग टू बी मेक यू परफेक्ट विद फार्मैक टेक्स्ट बुक, ओके, एंड आई विल सी टू इट दैट हैपेंस। इफ बाय Wednesday, Thursday you are done with respiratory system, just text me कि आपका रेस्पिरेटरी हो चुका है, तो अगले संडे से हम फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम चालू करेंगे, ओके। तो मुझे तो वो वीडियो देखना है ना सर। हाँ, और आपको पढ़ना भी तो है ना। That I will ये बुक में से मुझे पढ़ के लेना है पूरा, ऐसे बोल रहे हो ना, वो चैप्टर पढ़ के लेना। I will do. And if you have doubt, just text me. So next lecture I will just solve the doubts first, okay? अब कभी भेजोगे वीडियो बोला आपने? ट्यूसडे मॉर्निंग या ट्यूसडे आफ्टरनून तक आ जाएगा। कब तक आपको करना क्या? कफ वाला सेक्शन खत्म करना है। हाँ ठीक है, ओके फाइन, वो मेरा हो जाएगा तो आई विल टेक्स्ट यू। कफ मेरा खत्म हो गया, बिकॉज टुमारो
I don't have much work, so I can finish. No problem. Okay. आपको मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि इसका अपना फर्स्ट चैप्टर आप कवर करने वाले हो क्या? मेरा सेल्फ स्टडी रहेगा, जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल. द आइडिया इज जनरल फार्मा बहुत ड्राई होता है. ड्राई होता है मतलब बहुत कंसेप्ट ओरिएंटेड है. x इक्वल्स टू y वैसा हो जाता है वो. तो उससे ज्यादा बेटर मैं जो स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ इज आई फर्स्ट एक्सप्लेन द ड्रग्स. अभी जब भी मैंने आपको ड्रग्स एक्सप्लेन किया, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया, कौन सा ड्रग कैसे काम करता है. जब हम 2-3 सेक्शंस खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनामिक्स की तरफ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वो इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्लिनिकल एग्जांपल्स मालूम होंगे उसके. अगर मैं आपको जनरल अभी पढ़ाऊंगा तो इट विल बी लाइक अच्छा ये ड्रग वैसा काम करता है, यू विल बी लाइक कहाँ पे है ये ड्रग, अभी तक तो हमने देखा भी नहीं. तो वो बाद में करेंगे, सेकेंड या थर्ड पार्ट में करेंगे. हमने सिलेबस आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है. ओके सर. तो तीसरे पार्ट में लाइक जब आपका बाकी सब सेट हो जाएगा उसके बाद में करेंगे. चलेगा. एवरीथिंग विल बी कवर्ड, व्हाटएवर आई हैव प्रॉमिस्ड विल बी डन. ओके. No. No. The strategy is, yeah, I understand. I completely. Start from chapter 1. No, that is कि मेरा सेल्फ स्टडी है कि आप सिखाओगे, सिर्फ इतना पूछना था. I don't have a doubt कि आप मेरे को नहीं सिखाओगे, ऐसा कुछ. So I'll see you next Sunday then. Okay. Same time. 9 o'clock to 10. रखोगे अभी से जब. Okay, fine. Preferably, अगर because morning I am not very sure I will be able to give you such continuous 1 hour. Like now I know that my baby is well settled, so I am here. And वैसे भी मेरा 9 o'clock to 10 o'clock is a fixed timing for my other students जो MBBS के हैं, BDS के. तो उनके lectures 9 to 10 ही होते हैं Monday to Saturday. So that timing is fixed. तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन संडे का मेरा. तो ये स्लॉट मेरे लिए गारंटीड टाइम का स्लॉट है, where I will not be disturbed and I can give you that time. Okay? Yes, अगर टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़े तो we will manage that. Don't worry. Yes, sir. So, Okay. see you next Sunday then. Bye. Okay, thank you, sir.